अथर्व और शिल्पा जब बात कर रहे थे तब रिदिमा वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर अथर्व उसे डांटता है कि वो कमरे से बाहर क्यों आ गई, और ये कहते ही वो उसके साथ चला जाता है। शिल्पा वहां शॉक्ड होकर चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसे लगता है कि शायद अथर्व रिया की वजह से वहां हॉस्पिटल में होगा, लेकिन वो रिदिमा के लिए वहां था ये जानकर उसे दुख होता है। ऊपर से उसका पीछा करने के बाद जब वो अथर्व को रिदिमा का ख्याल रखते हुए देखती है तब वो और निराश हो जाती है। उसे अजीब भी लगता है क्योंकि वो लोग इतने साल तक साथ थे, लेकिन फिर भी कुछ देर पहले ही अथर्व ने उसकी मदद करने से उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन रिदिमा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। शिल्पा उदास होकर सोचने लगी कि कोई उसके बारे में नहीं सोचता है, ना तो अथर्व और ना ही उसके पिता। उसके पिता भी पैसों के लिए उससे काम करवाते हैं। उस समय शिल्पा के दिल में इतना दर्द हो रहा था मानो जैसे उसका दिल चकनाचूर हो गया हो। उसे बहुत दुख हो रहा था, रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके आंसू ही नहीं निकल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ रिदिमा और अथर्व जब कमरे में पहुंचे तब अथर्व ने रिदिमा के कपड़े बदलने में उसकी मदद करने के बारे में सोचा। रिदिमा के लिए वो कुछ कपड़े देखने लगा। वहीं रिदिमा बिस्तर पर बैठे हुए अपना सेब खाने लगी और अथर्व के सामने अजीब नजरों से देखते हुए सोचने लगी, ये शिल्पा, ऐसा क्यों लग रहा है कि अथर्व उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। एक तो इतनी कमजोर है और ऊपर से अथर्व के सामने ऐसे रो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अगर मैंने बीच में आकर नहीं रोका होता तो शायद वो कुछ भी करके अथर्व के दिल को पिघला ही देती। रिदिमा के दिमाग में कई सारे विचार चल रहे थे। वैसे तो उसे पता था कि अथर्व का अब शिल्पा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी ये लगता था कि वो उसका पहला प्यार थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अब भी अथर्व के दिल में शिल्पा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। कुछ ही देर में अथर्व रिदिमा के लिए कपड़े लेकर उसके पास गया। तब अपने हाथ में सेब पकड़े अपने विचारों में खोई रिदिमा को देखकर उसने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तब रिदिमा ने उसके सामने देखा और कहा, अब हाँ, वो कुछ नहीं, मुझे अब नहीं जाना है बाहर। उसके बाद रिदिमा ने अपनी चप्पल उतारी, बाकी का थोड़ा बचा हुआ सेब उसने साइड में रखा और फिर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार हो गई। पर अथर्व को रिदिमा का वो अचानक से बदला हुआ बर्ताव और हाव भाव कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे ऐसे ही सोने नहीं दिया और उसे उसकी कमर से पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बिठाकर उसने रिदिमा से पूछा, क्या हुआ रिदिमा? क्या तुम नाराज हो? रिदिमा ने अपने होंठ दबा लिए और एक भी शब्द नहीं कहा। अगर रिदिमा को पहले पता होता कि अथर्व को किसी और लड़की से पहले बहुत गहरा प्यार था तो वो उसके साथ रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतना कुछ देखा था कि अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किस बात को सच माने और किस बात को झूठ। भले ही वो जानती थी कि शिल्पा और अथर्व के बीच में कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ देखने से कोई भी बीवी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अथर्व ने रिदिमा का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रिदिमा, हम बस अभी कॉरिडोर में मिले थे और सिर्फ कुछ ही शब्द बोले थे। मैंने पहले भी कहा था ना, मेरा उससे या फिर उसके किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। उसके बाद अथर्व ने रिदिमा से आके कहा, अब चलो चलकर कुछ खा लेते हैं, अपनी भूख को मत मारो, ठीक है? अथर्व रिदिमा के लिए अब सब कुछ करने को तत्पर रहता था। ये देखकर कि रिदिमा अभी भी गुस्सा थी, अथर्व ने उसके गालों को सहलाया और फिर उसके होठों को चूम कर उससे कहा, अच्छी बच्ची बन जाओ अब। ध्यान रखना कि तुम्हें विनेगर वाली कोई भी चीज नहीं खानी है, और याद रखना मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अब जाओ और अपने कपड़े बदल कर आओ। रिदिमा अब अथर्व की बात और उसका टोन दोनों ही समझ गई थी और उसे पता था कि इतनी छोटी बात पर बहस करना बेकार था, क्योंकि अथर्व के समझाने के बाद वो समझ गई थी कि वो उससे क्या कहना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत खड़ी हुई
और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। उसके बाद उसने अपने कपड़े उठाए और तैयार होने चली गई। कपड़े बदलते वक्त रिद्धिमा की नजर आईने में अपने घाव पर पड़ी और वो हर जगह छूकर अपने घाव को देखकर महसूस कर रही थी। और आखिर में उसने सोचा कि इतना सब होने के बावजूद उसे सिर्फ छोटी मोटी चोट ही लगी है, जैसे भगवान ने उस चीज का ध्यान दिया हो कि रिद्धिमा को इससे ज्यादा दुख नहीं देना है। उसके बाद रिद्धिमा ने अपने पेट के पास सहलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद भविष्य में इस जगह पर फिर से एक निशान मिल सकता है। चाहे रिद्धिमा आगे चलकर कुछ भी करे, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसे एक बच्चा चाहिए, चाहे फिर उसके लिए उसका शरीर पूरी तरह से सक्षम हो या नहीं, या फिर एक बच्चे को 9 महीने तक वो संभाल पाए या नहीं। बिना ये सब सोचे भी उसके दिमाग में एक बात तो क्लियर थी कि उसे भी अपने बच्चे चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रह जाएगा। अब तक उसके जीवन में प्यार था तो नफरत भी थी, दुख थे तो उसके साथ खुशी के पल भी थे, और दूसरे भी कई सारे खट्टे मीठे और कड़वे तजुर्बे हुए थे उसे। और वो मानती थी कि ऐसा होना भी चाहिए ताकि उसे अपने जीवन में किसी बात का अफसोस या पछतावा ना रहे। कुछ देर के लिए अपने घाव देखकर खुद को सांत्वना देने के बाद उसने अपने शरीर के उन हिस्सों पर ध्यान देने के बारे में सोचा जो बहुत सुंदर थे और जिसके लिए वो भगवान की शुक्रगुजार थी। रिद्धिमा अपने घाव की वजह से अंडरगारमेंट्स नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा दर्द भी होता था और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी महसूस करती थी, खास करके अब जब उसे अथर्व के साथ बाहर जाना था। इसलिए उसने कहीं से डबल साइडेड टेप ली और अपनी छाती पर लगा दी। रिद्धिमा को काफी देर लग रही थी ये देखकर अथर्व चिंता में आ गया। वो बेचैन होने लगा, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ा और धीरे से अंदर चला गया। अचानक से दरवाजा खुलने पर रिद्धिमा भी थोड़ी देर के लिए घबरा गई और इसीलिए वो अपनी पीठ दिखाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। जब अथर्व अंदर आया और रिद्धिमा को उस हालत में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रिद्धिमा ने अपना हॉस्पिटल का गाउन निकाला हुआ था। इसीलिए उसके शरीर के जितने भी घाव थे वो सभी बहुत अच्छे से नजर आ रहे थे, और हर एक घाव के साथ रिद्धिमा के जीवन की अलग अलग कहानी जुड़ी हुई थी। और कई घाव तो ऐसे भी थे जिनके दाग ना तो शरीर से और ना ही दिल से मिटाए जा सकते थे। अथर्व को देखकर रिद्धिमा चौंक गई। जब उसने अथर्व के सामने देखा तब उसने अपनी छाती पर से हाथ हटा लिया और उससे पूछा, तुम अंदर क्यों आए? मैं बस लगभग तैयार हो ही गई हूँ, बस कपड़े ही पहन रही थी, बाकी फ्रेश तो हो ही गई हूँ। तुम जाओ, मैं आती हूँ, ओके? बस 2 मिनट। अथर्व अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे रिद्धिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इसी वजह से उसने पीछे से तुरंत ही रिद्धिमा को पकड़ लिया। 2 पल के लिए उसी पोजीशन में रहने के बाद रिद्धिमा ने अपने कपड़े लिए और तब अथर्व उसकी मदद कर ही रहा था कि रिद्धिमा ने कहा, नहीं अथर्व, तुम रहने दो, मैं ये खुद कर लूंगी। और फिर जल्दी से रिद्धिमा ने एक लंबी और लूज स्कर्ट पहन ली, क्योंकि उस समय वही कंफर्टेबल था। और फिर टॉप पहनने के बाद वो जैसे ही मुड़ी वो सीधे अथर्व के सीने से टकरा गई और अथर्व ने उसे बाहों में ले लिया। अथर्व ने उसे बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे वाकई में रिद्धिमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब रिद्धिमा को उस बात का एहसास हुआ तब उसे भी लगा कि अथर्व के साथ कोई तो गड़बड़ जरूर थी, इसीलिए उसने संघर्ष करते हुए अथर्व की बाहों से निकलने की कोशिश की और कहा, अथर्व, अथर्व, क्या हुआ? अथर्व ने अपना सर नीचे करते हुए रिद्धिमा के माथे को चूमा और फिर वो शांत हुआ और उसने धीरे से रिद्धिमा से कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तुम क्या खाना चाहती हो? अथर्व ने रिद्धिमा को गले लगाकर ही रखा और उसे वॉशरूम से बाहर लेकर गया। फिर उसने रिद्धिमा के जूते कैबिनेट से निकाले और उसे पहना दिए। रिद्धिमा ने अथर्व के सामने देखकर स्माइल किया और कहा, पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। रिद्धिमा अभी भी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ मसालेदार तो नहीं खा सकती थी, लेकिन उसका कुछ अच्छा खाने का दिल तो कर रहा था।
इसलिए उसने ज्यादा कुछ भी नहीं, बस थोड़े पकोड़े खाने के लिए कहा। इसलिए अथर्व को मानना पड़ा और उसने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सूप भी पी लेना। दरवाजे के बाहर भी अथर्व ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में से नहीं छोड़ा। ये शायद पहली बार था। बाहर जाते ही उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे। एक अच्छी जगह चुनने के बाद वो दोनों वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच भी गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हॉस्पिटल से लेकर रेस्टोरेंट तक शिल्पा उनका पीछा कर रही थी। शिल्पा उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें घूर रही थी और फिर दुखी भी हो रही थी। जब उसने देखा कि अथर्व ने रिद्धिमा को हॉस्पिटल से निकलने से लेकर रेस्टोरेंट में अंदर जाते हुए भी बाहों में ले रखा था, जैसे कि किसी कीमती चीज को संभाल रहा हो, तो वो बौखलाने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस अथर्व को वो जानती थी वो तो पब्लिक प्लेस में किसी लड़की के सामने भी नहीं देखता था। वो लड़का आज किसी को अपनी बाहों में पकड़कर ले जा रहा था। शिल्पा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर जाते देखकर वो वहां से चली गई। उससे देखा नहीं जा रहा था और ना ही उसका दिमाग काम कर रहा था। जब शिल्पा अपने घर पहुंची तब उसने देखा कि उसके पिता अपना फोन नीचे पटक कर चिल्लाकर बोल रहे थे, पैसों के नुकसान को हल किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब किसने करवाया है और इसकी क्या जरूरत थी। शिल्पा किसी काम की नहीं है। शिल्पा ने जब अपने पिता को इतने गुस्से में देखा तो उसने अपने आप को शांत किया और फिर उनसे धीरे से कहा, पापा, वो शिल्पा के पिता ने जब उसे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उस समय उन्हें अपनी बेटी की जरूरत थी, इसीलिए उनका रवैया अचानक से नरम हो गया और उन्होंने शिल्पा से कहा, ये क्या है? क्या तुम मिली अथर्व से? ये सब क्या उसके पास कोई रास्ता है हमें इससे बाहर निकालने का? अगर वो कहे तो हम पैसे गंवाने के लिए भी तैयार हैं। वो करेगा हमारी मदद। क्या जवाब देगी शिल्पा अपने पिता को? क्या होगा जब वो कहेगी कि अथर्व ने उसे साफ मना कर दिया है? क्या उसके पिता वो सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर वो शिल्पा को कुछ ऐसा करने के लिए कहेंगे जिससे अथर्व और रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद हो जाए? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रिद्धिमा अपने घाव को लेकर थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी और जब वो अपने कपड़े बदल रही थी तब अचानक से अथर्व भी वॉशरूम में पहुंच गया और वो भी अनजाने में रिद्धिमा के सारे घाव देखकर दुखी हो गया। लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। जब वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे तब शिल्पा भी उनका पीछा कर रही थी, पर वो अथर्व और रिद्धिमा को साथ में देखकर गुस्से में घर चली गई। जब वो घर पहुंची तब उसके पिता का हाल गुस्से से बेहाल होता है और वो शिल्पा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। शिल्पा अभी एक सदमे से निकलकर घर आई ही होती है, इसलिए उसके पिता का गुस्सा देखकर वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाती है। जब वो अपनी सेंसेस में आती है तब वो उसके पिता की गुस्से से लाल हुई आंखें देखती है और कहती है, डैड, वो। शिल्पा को देखकर अचानक से उसके पिता का बर्ताव थोड़ा नरम हो जाता है और उन्होंने शिल्पा से कहा कि वो अथर्व से मदद लेने के बारे में कुछ सोचे। शिल्पा नर्वस हो गई थी और उसी वजह से वो अपना सर झुकाकर सीधे सोफे के पास चली गई। उसके पीछे पीछे उसके पिता बेचैन होकर गुस्से में कह रहे थे, अरे क्या मतलब है इस उतरे हुए चेहरे का? हाँ, क्या तुम नहीं मिली अथर्व को या किसी भी और इंसान को जो हमारी मदद कर सके? किसी ने मदद नहीं की या फिर असल में तुम कोई मदद लेना ही नहीं चाहती किसी से? तब शिल्पा ने कहा, वो मैंने कहा उससे पापा, लेकिन इस समय वो किसी बहुत बड़े काम में फंसा हुआ है, इसीलिए वो कोई मदद नहीं कर सकता है। अब हमारे पास किसी को पैसे खिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस मुसीबत में से हमें ही बाहर निकलना पड़ेगा। शिल्पा के पिता ने उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में कहा, क्या? हमारी साइट फीस और चैरिटी फीस वो सब कुछ हमने सबको चुकाने में खर्च कर दी है। इस समय हम कैसे और कहां से इतने पैसे ला पाएंगे?
अरे इतनी बड़ी रकम अगर हमारे पास होती तो हमें उस दिन वो एग्जीबिशन भी नहीं रखनी पड़ती ना, और हम अपना समय भी बर्बाद नहीं करते किसी के पीछे। शिल्पा के पिता तो फिर से ऐसा ही एग्जीबिशन अगले 2 महीने बाद एक बार फिर रखने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो निराश होकर सोफे पर बैठ गए और सोचने लगे कि अगर उन्हें पहले पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो शिल्पा को उसके हिसाब से पेंटिंग ड्रॉ करने देते और उन्हें ऐसी चोरी की पेंटिंग्स नहीं लेनी पड़ती। ऊपर से किसी ने वही पेंटिंग्स इंटरनेट पर डालकर उन्हें इतने बड़े जाल में धकेल दिया जिससे उनकी इज्जत पर दाग तो लग ही गया था। ऊपर से उन्होंने जिस उम्मीद से वो एग्जीबिशन की थी उसके भी पैसे बर्बाद हो गए थे, और अब तो इंटरनेट पर सब कुछ छपने के बाद अगर वो लोग एग्जीबिशन रख भी लेंगे तो भी कोई गलती से भी उनसे पेंटिंग नहीं खरीदेगा। पर क्योंकि उन्होंने कई लोगों से डील कर ली थी और उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत भी खराब थी, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिसमें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत पड़े। शिल्पा के पिता का प्लान था कि वो सिर्फ पैसा कमा सकें, लेकिन शिल्पा को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर उसका नाम और रेपुटेशन खराब हो गया तो फिर उसका करियर कभी भी नहीं बन पाएगा, और उसे डर था कि उस खबर के बाद तो लोग उसे पेंटिंग एसोसिएशन में रखेंगे भी नहीं। उसे सिर्फ ये एक ही चीज अच्छे से आती थी। बचपन से ही शिल्पा को पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसका साथ नहीं दिया और उसे मैनेजमेंट में जाने के लिए कहा, जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाद में शिल्पा के माता पिता ने उसे पेंटिंग में ही आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी, ताकि आगे चलकर उसे एक अच्छा घर परिवार मिल सके। और अंत में वाकई में सब सकुशल चल रहा था जब वो इतने साल पहले अथर्व के साथ थी तब। लेकिन 6 साल पहले सब कुछ बदल गया, और जैसे ही उसके परिवार का कारोबार ठप होना शुरू हुआ तब शिल्पा को ही एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा था सब कुछ बचाने के लिए। इसीलिए वो सोच रही थी कि अगर उसने अथर्व से प्यार किया ही ना होता तो उसे इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसने अथर्व को पहले से ही अपने पूरे तन मन से प्यार किया था। उस वक्त शिल्पा को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पिता कुछ और ही प्लान कर रहे थे। शिल्पा के पिता ने उससे कहा, शिल्पा, तुम भी इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करो अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो। तुम्हें इस समय पेंटिंग गिल्ड या एसोसिएशन के बारे में या फिर अपनी पेंटिंग्स को बेचने के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। और अब तुम जवान भी नहीं रही हो, तुम्हें भी कोई अच्छा अमीर घर ढूंढकर शादी के बारे में सोचना चाहिए। बेशक सबसे टॉप पर अथर्व ओब्रॉय ही था, लेकिन अगर उसे अपनी कंपनी से ही फुर्सत नहीं है और वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो हमें कोई दूसरा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए जो अमीर भी हो और जिसे फंसाना भी आसान हो। अब शिल्पा के पिता को लग रहा था कि अथर्व के पीछे ज्यादा वक्त बर्बाद करना बेकार था। उसके हिसाब से वो अब और भी ज्यादा घमंडी और अपने काम से काम रखने वाला इंसान बन गया था। अगर उसे पहले पता होता तो वो अपनी बेटी को कभी उसके साथ किसी भी रिश्ते में बंधने नहीं देता। पहले शिल्पा को ऐसा लग रहा था कि उसके पिता बहुत स्वार्थी थे, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद वो उसकी भलाई के लिए ही कह रहे थे। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गई, मैं कुछ सोचती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद शिल्पा के पिता ने कहा, क्या हम जल्दी में थे? दरअसल हम अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमें सोचना चाहिए कि हम उससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाएं बिजनेस में। अगर हम भविष्य में अमीर हो गए तो शायद वो हमसे बात करने की पहल भी कर सकता है। वो तो उस वक्त हमारी जमा पूंजी और समय दोनों ही बहुत कम थे, इसीलिए इतने साल पहले वो सब करना पड़ा था। लेकिन उस वक्त ही अगर हमने शेयर बाजार में अपना पैसा लगाया होता तो कई सारी कंपनीज खरीदने के लिए सक्षम होते। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अथर्व कभी भी पैसे देकर हमारे नुकसान का भुगतान कर सके। उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर से कुछ सोचने के बाद शिल्पा के पिता ने कहा, क्या ख्याल है इसके बारे में तुम्हारा?
पहले तुम अपनी भावनाओं को काबू में कर लो। मैंने भी किसी को लगा रखा है ये पता लगाने के लिए कि अथर्व क्या कर रहा है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है उसे। और मौका मिलेगा तो मैं भी अथर्व के साथ शेयर मार्केट से संबंधित बात करना चाहता हूँ। और तुम अपनी इस गड़बड़ के बारे में मत सोचो, वो सब वकील संभाल लेंगे। बाकी बाहरी लोगों को तुम ये कह देना कि तुम्हारे नौकर से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से पेंटिंग बर्बाद हो गई थी, या ऐसा कोई भी बहाना बना देना जिससे वो लोग बात को आगे ना बढ़ाएं। और तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा कि तुम अतीत में अथर्व के साथ कैसे घुलती मिलती थी और ऐसी कौन सी बात थी जो उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। बेहतर होगा अगर अब भी तुम्हारे पास ऐसी कोई बात हो जिससे अथर्व तुमसे प्रभावित हो सके और वो तुमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर कहीं पर कोई ढील छोड़ी तो ना ही तुम्हारे पास कोई मौका होगा उससे बात करने का और ना ही मेरे पास कोई मौका होगा पैसे कमाने का। इसीलिए अब अपना मूड ठीक करो और इस समय सिर्फ अथर्व को कैसे और क्या चाल चल के अपनी तरफ आकर्षित करना है वो सोचो। तुम हमेशा उससे अतीत की बात करके उसे पुरानी बातों में उलझा सकती हो और तुम्हारे पिता को तुम पर विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। इसीलिए अपना दिमाग शांत करो और सोचो कि अथर्व को कैसे हमारे जाल में फंसाया जाए। ज्यादा सोचने की कोशिश करो इस बार। अनजाने में अपने पिता के शब्द सुनकर एक बार फिर शिल्पा के मन में ख्याल आने शुरू हो गए और उसके चेहरे से धुंध छटकर मुस्कान छा गई और उसने कहा, मैं सब समझ गई पापा, चिंता मत कीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिर अपने घर जाने के लिए रेडी थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तब अथर्व ने पहले से ही वहां उसकी मां को बुला लिया था। इसीलिए रिद्धिमा को देखते ही उसकी मां ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? चोट कहां पर और कैसे लगी? जल्दी से दिखाओ मुझे, तुम्हें कहां कहां चोट लगी है। रिद्धिमा ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और फिर हंसते हुए उनसे कहा, अरे मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई बात नहीं है, आप इतनी चिंता मत करो। ऐसा इसलिए ही किया था हमने क्योंकि हम जानते थे कि आप बहुत डर जाएंगी। घबराने की बात नहीं है मां, सीरियस नहीं है कुछ भी। मुझे डर था कि अगर आपको पहले ही बता दिया तो आप बहुत ज्यादा फिक्र करेंगी और सोचने लगेंगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखिए ना, वहां हॉस्पिटल में मैं सिर्फ खाती थी और सोती थी और कोई काम नहीं था मेरा, इसीलिए इतनी मोटी भी हो गई हूँ। रिद्धिमा को पता था कि उसकी माँ को चिंता तो थी ही, ऊपर से अगर उसने अपने बारे में भी सच बता दिया तो उसकी माँ सह नहीं पाएगी। रिद्धिमा को हंसते देख उसकी माँ को भी राहत की सांस मिली और उन्होंने कहा, बेटा, आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना, ठीक है? उन दोनों को बातें करता देख अथर्व ने उन्हें अकेले छोड़ने का फैसला किया ताकि वो लोग आराम से बातचीत कर पाएं। इसीलिए रिद्धिमा को किसी चीज की जरूरत नहीं है ये जानने के बाद वो वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही रिद्धिमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा कैसे हैं? उनके शरीर में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? मैंने अथर्व को कभी भी पापा के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए उसके जाने का इंतजार कर रही थी। विराज के किस्से के बाद रिद्धिमा के मन में एक डर सा बैठ गया था अपने पिता को लेकर, इसीलिए वो कभी किसी के साथ भी अपने पिता के बारे में बातचीत नहीं करती थी। रिद्धिमा की मां ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ दिन पहले ही तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने बताया कि तुम अपने काम में बिजी हो। अब मैं क्या बताऊं बेटा, ठीक है तुम्हारे पापा, लेकिन अब भी हर दिन उनकी देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत तो रहती ही है। धीरे धीरे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हो तो रही है। डॉक्टर ने भी कहा है कि वो ठीक है अब, लेकिन हर दिन उन्हें बहुत दर्द होता है। असल में उन्हें हर 2 घंटे में एक गोली लेनी पड़ती है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि चाहे जितना भी दर्द हो उन्हें अब पेन किलर के अलावा और कोई दवाई नहीं दी जा सकती।
ट्रीटमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उसके बाद शायद थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। अभी तो वो सिर्फ दवाई का कोर्स कर रहे हैं और पूरा दिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। इसीलिए हमने हॉस्पिटल में भी बात की है तुम्हारे पिता के डिस्चार्ज के बारे में। तो अब बिस्तर और कमरे की तंगी की वजह से डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उन्हें घर पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हमारा खर्चा भी कम हो जाए और उन्हें जगह मिल सके। मैं इसके बारे में तुमसे डिस्कस करने ही वाली थी बेटा। रिद्धिमा ये सुनकर तुरंत सोचने लगी कि अब उसे अथर्व को बताना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? साथ ही वो अपने भाई के बारे में भी सोचने लगी कि अगर वो होता तो अब फाइनली उनका परिवार पूरा हो जाता, लेकिन आखिर कैसे बताएगी इतने वक्त के बाद रिद्धिमा अपने पिता के बारे में अथर्व को? और उसका भाई करण आखिर कहाँ गायब हुआ है? क्या रिद्धिमा उसे वापस ला पाएगी? अब शिल्पा क्या चाल चलने के बारे में सोच रही थी? क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।